Hello, everyone, and good morning. My name is Vivek Sharma, and today we have three articles to discuss. First article is Health of Nation Report 2025 के बारे में डिस्कस करेंगे. सेकंड, अभी रिसेंटली जुडिशियल लाइफ कोड 1997 को कहीं ना कहीं फिर से रीइंस्टेट करने की बात हो रही है. वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट. देन ब्लैक मंडे की बात करेंगे. तो आइए शुरुआत करते हैं जहां पर हम बात करेंगे अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट हेल्थ से रिलेटेड रिलीज की है अपोलो हॉस्पिटल ने, जिसका नाम था हेल्थ ऑफ नेशन 2025. इसमें मेजरली फोकस नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के ऊपर, खासकर बच्चों और जो अडोलसेंट है उनके बीच में. अब देखिए, सबसे पहले आपको यह समझना जरूरी है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती है. जनरली जो बीमारियां पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट नहीं हो सकती हैं, ऐसी बीमारियों को हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं. अब ये वेरियस रीजंस की वजह से हो सकती है, जैसे लाइफस्टाइल एक मेजर फैक्टर है. उसके अलावा आपकी डाइटरी हैबिट्स, आपकी हैबिट्स जो नॉर्मली जैसे अल्कोहल कंजम्पशन या स्मोकिंग या च्यूइंग टबैको, ये सब इसमें इंक्लूड होती है. तो मतलब ये जेनेटिक्स की वजह से भी हो सकती है, पेरेंट्स से बच्चे में आ जाए, लाइफस्टाइल के चॉइसेस से, इन्वायरमेंटल एक्सपोजर एंड सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से भी आपको देखने को मिलती है. अब इसमें से कईयों के बारे में जैसे आप जानते ही होंगे, जैसे हार्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं, या डायबिटीज की जो प्रॉब्लम है, या आप रेस्पिरेशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम देखते हैं, ओबेसिटी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम देखते हैं, ये सभी इसके अंदर आती है. ब्रॉडली हम इन्हें दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जिसमें चार मेजर टाइप्स है: कार्डियोवास्कुलर, कैंसर, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज एंड डायबिटीज. उसके अलावा बहुत सारी और भी आपकी बीमारियां इसमें आती है, जैसे हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, देन डिप्रेशन एंड मेनी अदर थिंग्स. अब देखिए, इसके पीछे मेजर रीजन, जैसा मैंने आपको कहा, डाइट की पुअर हैबिट. आज की डेट में जैसे जो यंगस्टर्स हैं, दे आर मोर इनटू जंक फूड. कहीं ना कहीं आप देखेंगे पिज्जा, बर्गर्स एंड चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स. सो ये कहीं ना कहीं आपके न्यूट्रिशनल वैल्यू में कम है, बट कैलोरीज में बहुत ज्यादा है. तो ये कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं. देन आज की डेट में जो लाइफस्टाइल है, उसमें फिजिकल एक्टिविटी, अब जैसे हमारे टाइम पे हम बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेला करते थे. जैसे मान लीजिए स्कूल का काम खत्म किया, उसके बाद क्रिकेट खेलने चले गए, फिर पूरी शाम हम खेल के फिर वापस आते थे, खाना खाया और सो गए. सो देर यूज टू बी अ लॉट ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज. आज की डेट में क्या है, फोन चला रहे हैं एंड दोज काइंड ऑफ थिंग्स. तो कहीं ना कहीं जो फिजिकल एक्टिविटीज की कमी है, इसका भी इम्पेक्ट आपको देखने को मिलता है. टबैको का यूज, स्मोकिंग हो चाहे च्युइंग फॉर्म में हो, वो अल्कोहल का यूज. अब ये इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, जैसे दिल्ली है, दिल्ली जैसे एरिया में आपको एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, वो भी एक कारण है. एंड आज का जो वर्किंग एनवायरनमेंट है, दैट इज लाइक कि फुल ऑफ स्ट्रेस, तो वो भी कहीं एक प्रॉब्लम आपकी क्रिएट करता है. कई बार फैमिली में जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है, और कई बार ये प्रॉब्लम हार्मोन्स की वजह से भी बढ़ा दी जाती है या इंक्रीज हो जाती है. नाउ इफ वी टॉक अबाउट इंडिया में, अगर हम बात करें, लगभग 3 लाख के करीब स्कूल और कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, जो कि 3 से 17 साल के बीच के बच्चे थे, 6 स्टेट्स के अंदर उनकी सर्वे कंडक्ट किया गया, उनके टेस्ट किए गए, और जिसके ऊपर ये इसकी रिपोर्ट बेस्ड है. तो यहां पर 8% प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं जो ओवरवेट थे, बट ये ऑलमोस्ट आपका लाइक आप ये कह सकते हो कि 3 to 4 टाइम इंक्रीज हो गया व्हेन इट कम्स टू द कॉलेज स्टूडेंट. तो ओबेसिटी लगभग 3 टाइम आपकी इंक्रीज हो जाती है जब बचपन से आप यंग एज में चले जाते हो. हाइपरटेंशन ऑलमोस्ट डबल हो जाती है, 9% हाई स्कूल स्टूडेंट्स में, 19% कॉलेज स्टूडेंट्स में. ब्लड ग्लूकोज लेवल की अगर बात करें तो कॉलेज स्टूडेंट में थोड़ा कम इंक्रीज होता हुआ दिखता है, बट यस, टाइप 2 डायबिटीज 2% बच्चों में देखने को मिलता है आपको. डायबिटीज अगर हम बात करें मोनोपोज के बाद, कहीं ना कहीं फीमेल में एकदम से इंक्रीज होता है, ऑलमोस्ट डबल हो जाता है. देन ओबेसिटी ऑलमोस्ट 10% से इंक्रीज करती है. फैटी लीवर की प्रॉब्लम, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम और फैटी लीवर की प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है. अब देखिए, यहां पर वेरियस फैक्टर्स मैंने आपको बताया कि क्या रिस्पॉन्सिबल है, बट इसको ठीक करने के लिए जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ईट राइट इंडिया, फिट इंडिया मूवमेंट, फिर स्क्रीनिंग के लिए हमने लाइक कई सारे इनिशिएटिव्स चलाए हैं. जैसे रिन एक इनिशिएटिव था, पोषण अभियान, सही खाने के लिए प्रमोट करने के लिए हमने कहीं ना कहीं प्रमोट किया. एंड नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, जिसके थ्रू
हम कोशिश ये करते हैं कि मेंटल स्ट्रेस और जो डिप्रेशन है उसको हैंडल किया जाए। और नहीं सॉरी, इसमें हमारा जो फोकस है वो ये है कि हम कैसे बेटर वे में डिजिटली रिकॉर्ड्स को क्रिएट करें ताकि सीमलेसली इन्हें एक्सेस किया जा सके। देन यहां पर कहा जाता है कि देखो अब जरूरत क्या है, पहली तो बात अवेयरनेस जनरेशन की है, क्योंकि आजकल के बच्चों को फिजिकली एक्टिव होने का मतलब पता ही नहीं है। तो हमें यहां पर स्ट्रेस करना होगा कि भाई आप फोन की दुनिया से बाहर निकल के आप रियल वर्ल्ड में जाओ। देन आपको स्क्रीनिंग कहीं ना कहीं इंप्रूव करनी होगी, रेगुलर स्क्रीनिंग होगी तो टाइमली ये बीमारियां डिटेक्ट होंगी जिसको ट्रीट किया जा सकता है। फिजिकल एक्टिविटी को हमें प्रमोट करने की जरूरत है। जैसे आज की डेट में अगर आप मोस्टली पार्क्स को देखोगे तो वो पार्किंग के लिए यूज होते हैं, तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉब्लम। तो फिटनेस को हमें प्रमोट करना चाहिए। फूड रेगुलेशंस को हमें और ज्यादा स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करना चाहिए। जैसे मोस्टली आप चिप्स की बात करें या आप किसी भी तरह के फूड प्रोडक्ट की जो पैक्ड फूड प्रोडक्ट है उनकी बात करो, तो लेबलिंग प्रॉपर नहीं है। हाउ मच शुगर दैट यू आर टेकिंग इन, कि भाई डायबिटीज वाला पेशेंट है या हाइपरटेंशन वाला पेशेंट है, उसे खाए या ना खाए, वहां पर क्लियर वार्निंग होनी चाहिए। बट समवेयर आप ये देखें तो ये चीजें निगलेक्टेड रहती है और मेंटल हेल्थ कहीं ना कहीं एक बड़ी प्रॉब्लम है। बट आज की डेट में इस प्रॉब्लम को कोई भी समझता नहीं। तो these are the things that you have to keep in mind in this article. Now let's come to the second part, जहां पर हमारा डिस्कशन रहेगा सुप्रीम कोर्ट के जजेस के एसेट डिक्लेरेशन से रिलेटेड। अब आपको पता होगा जस्टिस यशवंत वर्मा जी का एक केस आया था दिल्ली में, और जिसके बाद ये कंट्रोवर्सी आई कि भाई क्या जुडिशियल सिस्टम में हमें और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है। तो यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उनके साथ के जो फुल कोर्ट है उन्होंने ये कहीं ना कहीं डिसीजन लिया कि 1997 का रीस्टेटमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ जुडिशियल लाइफ, इसको हम फिर से इंप्लीमेंट, मतलब इसको लेटर एंड स्पिरिट में हम इंप्लीमेंट करेंगे। अब देखो अगर हम बात करते हैं जुडिशरी की और नॉर्मल आपके पॉलिटिशियंस या सिविल सर्वेंट्स की, सिविल सर्वेंट्स को मैंडेटरी है उनके एसेट्स को डिस्क्लोज करना, एंड कहीं ना कहीं इससे अकाउंटेबिलिटी इंश्योर होती है। बट जुडिशियल सिस्टम में यहां पर आपको लैक ऑफ पब्लिक डिस्क्लोजर देखने को मिलता है, जिससे आप अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर नहीं कर पाते हो। अब जैसे यहां पर जस्टिस यशवंत वर्मा जी का ही केस ले लीजिए, उसमें भी ये सेम प्रॉब्लम देखने को मिल रही है कि वो पैसा आया कहां से। अब कहा जाता है कि 1997 का ये रीस्टेटमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ जस्टिस लाइफ, ये नॉन बाइंडिंग कोड ऑफ एथिक्स था जिसमें 16 गाइडिंग प्रिंसिपल थे, बट इसे कभी भी लेटर एंड स्पिरिट में इंप्लीमेंट किया ही नहीं किया। तो कहते क्या मेजर इसका ओवरव्यू था। तो कहते कि भाई देखो, सबसे पहली चीज तो आप लॉयर्स के साथ अपने क्लोज टाइज को अवॉइड कीजिए। आप अपना कंडक्ट इम्पार्शियल रखिए, किसी की तरफ बायसनेस नहीं होना चाहिए। देन आप कोशिश कीजिए कि किसी भी तरह की पॉलिटिकल एक्टिविटीज में आप पार्टिसिपेट ना करें, एंड आप किसी भी ऑफिस जैसे क्लब एसोसिएशन के मेंबर ना बने, मतलब आप उस ऑफिस को ही ना बेयर करें। देन पब्लिक का कॉन्फिडेंस मेंटेन करने के लिए टाइमली पब्लिक डिस्क्लोजर जरूरी है। आप किसी भी तरह की हॉस्पिटैलिटी आउटसाइडर से कहीं ना कहीं कोई गिफ्ट ना लें तो बेटर रहेगा। आप मीडिया में जाके इंटरव्यूज ना दें, एंड कहीं ना कहीं आप मेंटेन करें अपनी डिग्निटी। तो इन मेजर पिलर्स के साथ जुडिशरी के अंदर कहीं ना कहीं एथिक्स को प्रमोट करने के लिए ये आपका 1997 का ये वैल्यू ऑफ जुडिशियल लाइफ, इस तरह का आपका एक डॉक्यूमेंट आया था। इसके अलावा 1991 में के वीरास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जजमेंट के अंदर यहां पर यह कहा गया था कि जुडिशियल जो जजेस हैं वो इम्यून नहीं है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के। वेरएस आर राजगोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु केस में लाइक राइट टू नो एंड ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करने की बात की थी 1994 में। 2005 में सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यहां पर ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करने की बात की थी जुडिशियल अपॉइंटमेंट में। देन यहां इस केस में जुडिशियल एसेट्स को डिक्लेयर करने की बात की थी और वो सब्जेक्टेड है राइट टू इंफॉर्मेशन के, इस चीज को यहां पर एक्नॉलेज किया गया था। नो मल्टीपल ओकेजन्स में जजमेंट्स तो बहुत सारी आई हैं, बट एक प्रॉब्लम ये आती है जुडिशियल मेंबर्स कहीं ना कहीं वॉलेंटरली खुद से अपने एसेट्स को डिस्क्लोज नहीं करते हैं। तो कहते हैं कि भाई यहाँ पर जरूरत है कि हम ट्रांसपेरेंसी को कैसे इंश्योर करें, और इसमें कहीं ना कहीं आप ये जैसे कहते हैं ना चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, तो कहीं ना कहीं ये चैरिटी जो स्टार्ट करनी है आपको जुडिशरी के हायर लेवल से स्टार्ट करनी पड़ेगी। और यहाँ पर प्रेसिडेंट सेट कीजिए सभी हाई कोर्ट्स या लोअर कोर्ट्स, उनमें सभी में फिर ये फॉलो होगा। तो कहीं ना कहीं आपको अभी जो पब्लिक एक्सपेक्टेशन है और जो जुडिशियल का जो
इंटरनल कंडक्ट है उसके बीच में जो गैप है इसको कम करने की जरूरत है, क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशन जुडिशरी से है कि वो फेयरनेस को प्रमोट करेंगे। कहीं ना कहीं ये जो हाई प्रोफाइल कंट्रोवर्सी होती है ये जुडिशरी के ऊपर लोगों का विश्वास कमजोर करती है। तो नाउ इट इज मोरल अथॉरिटी कि आप कहीं ना कहीं जुडिशरी के अंदर चेंजेस लेके आए और इसको जो कोड्स हैं इसको लीगली बाइंडिंग बनाए। तो यहां पर आप एसेट को खुद से डिक्लेयर कीजिए, सबसे पहली बात। दूसरी चीज, जुडिशियल एथिक कोड जो है उसे लीगली बाइंडिंग बनाइए। आप कहीं ना कहीं वो 1997 का जो कोड है वो बहुत पुराना हो चुका है, तो उसमें अब विद टाइम कुछ चेंजेस करने हो तो आप उसको देखिए। एंड कैसे अगर जुडिशरी में कोई किसी भी तरह का आपको मिसकंडक्ट देखने को मिलता है तो उसके लिए क्या आप मैकेनिज्म डेवलप करेंगे, कैसे उसे एड्रेस करेंगे, उसके ऊपर आपको एक क्लियर रोड मैप क्रिएट करना चाहिए। तो यहां पर इस आर्टिकल में आपको इतना ही जानना था। आइए अब बात करते हैं आज हम ब्लैक मंडे की। ब्लैक मंडे क्यों? बिकॉज यूएस चाइना की ट्रेड वॉर के कारण मार्केट में एकदम से स्लो डाउन देखने को मिला। मतलब यहां पर आपको क्या देखने को मिला कि ट्रंप ने एक बार फिर से कहा कि भाई मैं एडिशनल टैरिफ इंपोज करूंगा, और इससे इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी चल रही है ग्लोबल लेवल पे, जहां पर अपना सेंसस भी गिरा और निफ्टी भी गिरा। अब यहां पर इसका क्या चीजें आपको देखने को मिलती हैं उसको आपको समझना होगा। सबसे पहले इन्वेस्टर के बिहेवियर की बात करें तो इन्वेस्टर्स के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि अब जब मार्केट गिर रही है तो पैनिक में आके अपने शेयर्स को बेचेंगे, जिसमें उनको घाटे का सामना करना पड़ेगा एंड इससे इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस टूटता है। एंड कहीं ना कहीं आप ये कह के चलिए कि इससे फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के ऊपर असर पड़ सकता है। देन अगर बात की जाए अभी जिस तरह से मार्केट गिर रही है, एक अंदेशा ये लगाया जा रहा है कि हो सकता है रिसेशन आए आपकी, और इससे कहीं ना कहीं साथ के साथ इन्फ्लेशन भी देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमीज में स्टैगफ्लेशन की प्रॉब्लम आपको फ्यूचर में देखने को मिल सकती है। इन एडिशन टू दिस कहीं ना कहीं आप ये मान के चलो कि आज की डेट में मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, कहीं ना कहीं रैपिड फ्लक्चुएशन प्राइसेस में आपको देखने को मिल रहे हैं। एंड यहां पर जो इंटरनेशनल ट्रेड रिलेशंस है उसके ऊपर भी इसका असर देखने को मिलेगा। तो मींस यहां पर अभी जरूरत यह है कि कहीं ना कहीं लाइक आपको जरूरत है कि आप एक ऐसा मैकेनिज्म बनाएं जिससे लॉन्ग टर्म आप कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट को इंडिया के अंदर प्रमोट करें। मतलब वी वांट कि भाई हम कहीं ना कहीं एजुकेट करें कि भाई इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म एसेट क्रिएट करना चाहिए और मार्केट के साइकिल को समझना होगा उन्हें। हमें यहां पर जरूरत है कि कैसे हम एक स्टेबलाइजिंग मैकेनिज्म डेवलप करें जिससे जो इन्वेस्टर्स हैं उनके कॉन्फिडेंस को हम मेंटेन रख सकें। एंड हमें कहीं ना कहीं अपनी पॉलिसीज के ऊपर फोकस करना चाहिए, जहां हम ये इंश्योर करें कि हमारे ट्रेड टॉक्स यूएस के साथ और बाकी हमारे ट्रेड पार्टनर्स के साथ अच्छे चलें, और हम इस तरह की प्रॉब्लम जो ट्रेड वॉर की आपको देखने को मिल रही है उससे बच सकें। देन हम पैनिक शेयर सेलिंग को कहीं ना कहीं अवॉइड अवॉइड करें और अपनी प्रोफाइल को जितना डाइवर्सिफाई कर सकेंगे उतना बेटर रहेगा। अब यहां आपको समझना पड़ेगा कि देखो आज की डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जो आपको इंस्टाग्राम पे ज्ञानी लोग मिलते हैं। अब क्या होता है, हर तीसरा आप रील खोल के देखो इंस्टाग्राम पे, दे विल टेल यू कि आज सोना मतलब आने वाले समय में सोना 50,000 पहुंच जाएगा, चांदी इतना पहुंच जाएगा। दे क्रिएट पैनिक। 99% of these people don't know anything about stock market or commodity market, and they are just making those videos for sake of earning money from that. अब इस वजह से यहां पर क्या होता है कि भाई एक नेगेटिव सेंटीमेंट जनरेट होता है रूमर के बेस पे, और जिससे मार्केट की वॉलिटी इंक्रीज होती है। अब इससे क्या होता है कि भाई आपका एक पैनिक क्रिएट होता है रिटेल मार्केट में। कहीं ना कहीं कोविड के टाइम पे हमने देखा था, और उसके बाद अब ये ऐसा सिनेरियो आ रहा है। अब इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं जो मार्केट में आपको शॉर्टफॉल देखने को मिलेगा, कमी देखने को मिलेगी, तो इससे रिसेशन के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, और जो इन्वेस्टर्स के अंदर एंजाइटी लाता है कि भाई अभी इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एंड यहां पर आपको समझना होगा कि कहीं ना कहीं आपको मेजर जो इन्वेस्टर्स हैं उनमें भी ये देखने को मिला है, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स, कि उनके भी प्राइसेस में सिग्निफिकेंट ड्रॉप आपको देखने को मिला है। तो इससे कहीं ना कहीं इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी इंक्रीज होगी एंड पैनिक क्रिएट होगा। एंड कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को इसको ठीक करने के लिए ये जो मैंने आपको स्टेप्स बताए थे इनके ऊपर फोकस करना चाहिए। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इन दिस आर्टिकल। सो आज के आर्टिकल्स में इतना ही था। आई होप आपको आर्टिकल्स पसंद आए हो। हम कल मिलते हैं एक नई एनर्जी, एक नई ऊर्जा के साथ। धन्यवाद।